नमस्कार, माय डाउन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी, एपिसोड 223। राहुल जैसे ही अपने घर में घुसा, पास ही हवेली में एक बहुत डरावनी चीख सुनाई दी। ये आवाज सुनकर राहुल ने अपनी माँ से कहा, ये आवाज अब तक सुनाई देती है माँ। राहुल की माँ ने बोला, ये आवाज तो बेटा महीने में 2 बार ही आती है, अमावस और पूर्णिमा को सालों से आ रही है, तुझे तो पता ही है। ये सुनकर राहुल ने कहा, वही तो कह रहा हूँ, पहले लगता था कि कोई जानवर रोता है या ऐसे ही किसी की आवाज होगी, मगर अब तो साफ लगता है कि ये कुछ गलत आवाज है माँ। राहुल की माँ ने बोला, कितनी बार तेरे पापा से बोला है कि ये मकान बेच दो, मगर वो कहते हैं कि मेरे पुरखों की निशानी है, मैं तो यहीं रहूंगा, जिसको जाना है चला जाए। राहुल की माँ ने फिर से बोला, वैसे भी महीने में 2 बार ही तो आवाज़ आती है, वो भी रात में 1-2 बार, बाकी महीने भर शांति रहती है, इसीलिए यहाँ के लोग इसके आदी हो गए हैं। राहुल ने कहा, मगर माँ, ये आवाज़ एक मनहूसियत का एहसास कराती है। आपने कभी पापा से बात नहीं की इस बारे में कि उस हवेली का क्या रहस्य है जिससे ये आवाज़ आती है? राहुल की माँ ने बताया, पूछा था बेटा, पर वो पूरी कहानी बता देते हैं। तुझे अगर ज़्यादा जिज्ञासा है तो तू उनसे पूछ लेना, अभी अंदर चल। राहुल 24 साल का लड़का था। उसके बाबूजी गोपाल की शहर में मुख्य बाजार में मिठाई की पुश्तैनी दुकान थी और माँ आशा एक घरेलू महिला थी। जिज्ञासु प्रवृत्ति का राहुल 12वीं की पढ़ाई के बाद बीकॉम के लिए बेंगलोर चला गया था। फिर वहीं से MBA किया और जॉब भी लग गई। वैसे तो बीच बीच में घर आता रहता था, लेकिन इस बार पूरे 2 साल बाद आया था। और फिर राहुल घर में आ गया। राहुल की माँ ने पूछा, तू बाबूजी के पास होकर आया था? राहुल ने बताया, अरे मैंने फ़ोन कर दिया था उन्हें, वो बोले कि मैं दुकान बंद करके घर ही आ रहा हूँ, तभी मिल लेंगे। राहुल की माँ ने बोला, ठीक है, अब तू फ्रेश हो जा। और फिर राहुल अपने कमरे की ओर चला गया। राहुल फ्रेश होकर बाहर आया तो देखा कि बाबूजी आ गए थे। राहुल ने पैर छुए और बाबूजी ने खुश होकर आशीर्वाद दिया। तब तक राहुल की माँ ने खाना परोस दिया था। बाबूजी ने कहा, आओ खाना खाते हैं। दोनों खाना खाने बैठ गए। बाबूजी ने खाना खाते हुए कहा, कितनी दिन की छुट्टी है बेटा? राहुल ने बताया, छुट्टी तो बाबूजी 1 महीने की है, पर मैं कुछ और सोच रहा हूँ। बाबूजी ने कहा, क्या? राहुल ने कहा कि यहीं आपके साथ रहकर दुकान संभालो, यह हमारा पुश्तैनी काम है, ये भी तो चलना चाहिए। राहुल के बाबूजी ने खुश होते हुए कहा, ये मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था। राहुल, हाँ, पर मुझे अपनी पढ़ाई भी तो पूरी करनी थी। राहुल के बाबूजी ने बोला, चलो, देर आए दुरुस्त आए। राहुल अपनी माँ की तरफ देखता हुआ मुस्कुराया। खाना खाकर राहुल बाहर टहलने चला गया। तभी बाबूजी भी आ गए। मिठाई का डिब्बा आगे करते हुए बाबूजी ने कहा, ये वाली मिठाई टेस्ट कर। राहुल ने कहा, आपको पता तो है मुझे मीठा पसंद नहीं है। बाबूजी ने जोर डालते हुए कहा, अरे 1 पीस टेस्ट कर, अपनी दुकान की है। राहुल ने मिठाई खाते हुए कहा, अरे वाह, टेस्ट तो बहुत बढ़िया है बाबूजी। बाबूजी ने बताया, हाँ, क्वालिटी से समझौता नहीं है हमारे यहाँ। बातें करते करते राहुल को हवेली की आवाज़ों के बारे में याद आया, तो राहुल ने अपने बाबूजी से पूछा, बाबूजी, मुझे कुछ पूछना था कि हवेली की आवाज़ों का क्या रहस्य है? राहुल के बाबूजी ने बताया, मुझे बस ये याद है कि मैं 12 साल का था। हवेली की शानो शौकत देखने लायक होती थी। महीने के 2 दिन यानी पूर्णिमा और अमावस को यहाँ गरीबों को खाना खिलाया जाता था। यहाँ के राजा ठाकुर वीर सिंह और उनकी पत्नी रानी आभा देवी अपनी बेटी परी के साथ रहते थे। उनके बहुत ठाट बाट थे। राजा साहब की एक ही संतान थी,
और वो बहुत मान मर्यादा वाले थे। उस वक्त राजा साहब की बेटी परी 19 साल की थी। एक दिन मैं अपने बाबूजी के साथ रात में दुकान से लौट रहा था तो देखा राजा साहब का एक नौकर खून से लथपथ हवेली से निकला और गिरता पड़ता हुआ भाग गया। हम बहुत डर गए थे और घर आ गए। बाबूजी ने किसी से भी इस बात का जिक्र करने से मना कर दिया, मगर अगली सुबह यहाँ बहुत पुलिस आई। पता चला राजा रानी और उनकी पुत्री परी को किसी ने मार दिया है और उनके साथ उनके नौकर भी मारे गए। बस वही एक नौकर बच निकला था जो रात में हमने भागते हुए देखा था। पुलिस ने बहुत तफ्तीश की मगर कुछ हाथ ना आया। राजा साहब की सारी संपत्ति तो सरकार ने ले ली, बची ये हवेली। इस हवेली को जिसने भी पाने की कोशिश की उसका कुछ ना कुछ अनिष्ट जरूर हुआ। तो सरकारी अफसर और खरीदार पीछे हो गए, फिर इस पर ताला लग गया। मगर उस रात के बाद से यहाँ से ये डरावनी आवाजें आने लगी। किसी की हिम्मत ना हुई ये जानने की कि इस हवेली में ऐसा क्या है जो इतनी डरावनी आवाजें आती हैं। राहुल ने अपने बाबूजी से फिर से पूछा, तो ये पता ही नहीं चला कि किसने ये कत्लेआम किया था? बाबूजी ने बताया, नहीं, 40 साल तो मुझे हो गए बेटा, पर कुछ पता नहीं चला। चल तू छोड़ अब ये सारी बातें, जा सो जा। राहुल ने कहा ठीक है और अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह वो उठा और दुकान पर पहुंचा, काम देखने लगा और पुराने कारीगरों से बात करने लगा। बातों ही बातों में हवेली की बात छेड़ी तो सबने लगभग वही बाबूजी की कहानी बता दी। अगले 15 दिन तक राहुल ने अपने जानने वाले सभी बड़े बुजुर्गों से हवेली के बारे में बात की। कुछ राजा की शान बताते तो कुछ दानवीर होने के प्रमाण देते तो कुछ रानी की सुंदरता की तारीफ, मगर किसी के पास भी हवेली की आवाज़ों का सही कारण नहीं था। राहुल ने फैसला किया कि वो खुद जाकर पता करेगा कि हवेली से इतनी भयानक आवाज़ें क्यों आती हैं। अगली रात अमावस की थी। राहुल खाना खाकर सो गया और देर रात चुपके से उठा, एक टॉर्च के साथ हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली में एक दीवार फांदकर वो अंदर चला गया और एक खिड़की के पास जब वो पहुंचा तभी उसको चीख और रोने की भयानक आवाज सुनाई देने लगी। ये भयानक आवाज सुनकर वो सहम गया। खुद को संभालते हुए उसने खिड़की खोली और अंदर झांका तो अंदर खूब अंधेरा था। वो खिड़की से ही अंदर घुसा और टॉर्च जलाकर देखा तो हर तरफ मकड़ी के जाले लटके हुए थे और राजा साहब और उनके परिवार की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी थी जो चारों तरफ घूम घूम कर देख रहा था कि तभी वो फिर से डरावनी आवाज आई। उसने डरते हुए ऊपर देखा क्योंकि आवाज ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। वो डरता हुआ सा ऊपर चढ़ने लगा और उस कमरे के बाहर पहुंचा जिससे आवाज आ रही थी और उसने दरवाजा खोलने के लिए अभी हाथ बढ़ाया ही था दरवाजा अपने आप ही खुल गया। दरवाजा खुलते ही राहुल ने जो देखा उससे उसकी रूह तक कांप गई क्योंकि पूरे कमरे में खून ही खून था। बिस्तर पर राजा की सरकटी लाश पड़ी थी और सर जमीन पर पड़ा था। रानी कमरे में ही पंखे पर लटकी हुई थी। उनके शरीर से खून रिस रहा था। उनकी बेटी परी की लाश कई टुकड़ों में एक
कोने में सिमटी थी। ये भयानक नज़ारा देख राहुल नीचे भागा। तभी सारी हवेली की लाइट जल गई। अब राहुल को हर तरफ खून के छींटे साफ साफ दिख रहे थे। उसे सीढ़ियों पर, हॉल में और किचन में सब जगह नौकर कर्मचारियों की बुरी तरह कटी हुई लाशें साफ साफ दिख रही थी। हर तरफ खून और लाशें देखकर राहुल का सर घूम गया। वो वहीं सर पकड़कर बैठ गया। अभी वो सर पकड़कर बैठा ही था, तभी उसकी तरफ किसी ने पानी का गिलास बढ़ाया। जैसे ही राहुल ने उस तरफ देखा तो डर से उसकी चीख निकल गई। क्योंकि वहां गिलास लिए हाथ तो था, लेकिन हाथ के पीछे कोई इंसान नहीं था। राहुल वहां से भागने के लिए खड़ा होने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। रेंग कर घबराया सा वो आगे बढ़ने लगा कि तभी अचानक उसकी टांगों को किसी ने जोर से पकड़ लिया। ये देखने के लिए जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो एक बार फिर से वो छटपटाता हुआ चीख पड़ा। क्योंकि उसे पैरों से पकड़ा हुआ महसूस तो हो रहा था, पर वहां कोई नहीं था। राहुल अपनी पैर छुड़ाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक वो पकड़ एकदम से छूट गई। राहुल रेंगता हुआ दीवार के साथ सटक कर बैठ गया। राहुल अभी इन सब चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक भयानक आवाज ने राहुल से कहा, इतना डर रहा है तो यहाँ आया क्यों था? दीवार से पीठ लगाकर बैठा राहुल मुंह से एक शब्द ना बोल पाया। उसका डर से गला सूख गया था, सांस फूल रही थी। उसके दिल की धड़कन सन्नाटे में साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी एक बार फिर से उस आवाज ने कहा, आवाज का रहस्य जानने आया है यहाँ। मैं खुश हूँ कि किसी जिंदा इंसान को कम से कम फिक्र तो है। ये सुनकर राहुल ने डरते हुए और गहरी गहरी सांस लेते हुए पूछा, लेकिन आप कौन हैं? दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं हूँ ठाकुर सवान सिंह, राजा ठाकुर वीर सिंह का पुत्र। राहुल ने धीमी आवाज में पूछा, पर राजा साहब की तो सिर्फ एक ही बेटी थी। इसके बाद उस आवाज ने सारी कहानी बता दी। हाँ, मैं राजा साहब की दूसरी पत्नी का बेटा था, जिसे सब रखैल कहते थे। राजा साहब अपने उत्तराधिकारी के तौर पर मुझे रखते थे। उन्होंने कभी जनता को बताया ही नहीं कि मैं इस राज्य का वास्तविक वारिस हूँ। रानी को जब मेरे बारे में पता लगा तो उन्होंने मेरी माँ को बुरी तरह मरवा दिया। राजा साहब मुझे हवेली ले आए। एक रात मैंने रानी और उनकी बेटी परी की बातें सुनी तो मुझे अपनी माँ की मौत की सच्चाई का पता चला। मैं राजा साहब का पुत्र हूँ। मुझे इस बात का भी उसी दिन पता चला था। मुझे ये भी पता चला कि उस अमावस की रात रानी और उसकी बेटी मुझे मरवा देना चाहते थे। मेरी माँ को इनके नौकरों ने धोखे से बेहोश करके काट काट कर मारा था, क्योंकि ऐसा रानी चाहती थी। लोगों के बीच वो दया और परोपकार की मूर्त थी। असल में डायन थी वो। मैंने इनके रसोइया को धन देकर सबके खाने में बेहोशी की दवा मिलवा दी। रसोइया को लगा था कि मैं इस हवेली में चोरी करूंगा, मगर उस अमावस की रात मैं उठा और धारदार तेज तलवार लेकर पहले तो सारे बेहोश नौकरों को काट दिया। फिर मैं इस कमरे की ओर बढ़ा तो यहाँ रानी और परी थी। मैंने रानी को लहूलुहान कर दिया और फिर परी के टुकड़े किए। उसके बाद रानी को और दर्दनाक मौत देने के लिए बेहोशी की हालत में
फंदे पर लटका दिया। वो तड़फ तड़फ कर मरी। इसी बीच वो रसोइया जाग गया और बाहर निकला तो इतना खून देखकर और मेरे हाथों में तलवार देखकर वो घबरा गया और यहाँ से भाग गया। तभी राजा साहब जो होश में थे बहकते हुए इस कमरे में आए। मैं छिप गया। उन्होंने जब रानी और परी की हालत देखी तो वो बदहवास हो गए। मेरे भी सर पर खून सवार था। मैंने राजा साहब के सिर पर वार किया। वो बिस्तर पर गिर गए और मैं उनके ऊपर बैठ गया। तब राजा साहब के अंतिम शब्द थे कि तूने जिस बदले की आग में राज्य के लालच में ये कुकर्म किया है, तू यहीं रह जाएगा और हमेशा तड़फता रहेगा। तू कभी खुश नहीं रह पाएगा। तभी मैंने राजा साहब की गर्दन काट दी। उस रात के बाद सब कुछ खत्म हो गया। ना राज्य रहा, ना राजा, ना हवेली रही, ना सेवक। सब चले गए और मेरे उस पाप की कीमत मैं आज तक अदा कर रहा हूँ। हर अमावस और पूर्णिमा की रात ये सब जिंदा हो जाते हैं और मुझे मेरी करनी याद दिलाते हैं। मैं दर्द से छटपटाता हूँ, चीखता हूँ, तड़फता हूँ, पर किसी को दया नहीं आती। ये सुनकर राहुल ने कहा था, आपको मुक्त करने का कोई तो रास्ता होगा, मैं मदद करना चाहता हूँ। तो ठाकुर सवान सिंह ने कहा था, मुक्त वो होते हैं जो कहीं किसी चीज़ से जुड़े रह जाते हैं। मैं तो अपने पाप की सजा पा रहा हूँ, जो जब खत्म होगी तभी मुक्त हो पाऊंगा। तुम जाओ अब यहाँ से, उन सबके जागने का वक्त हो गया है। ये सुनकर राहुल टॉर्च उठाकर बाहर निकल गया। हवेली की लाइट बंद हो गई और वो डरावनी आवाज़ें पूरी हवेली में दर्द से एक बार फिर चीख उठी। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी।